हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 6 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा को। आरबीआई व्याख्या देखते हैं। आरबीआई कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? मनोरंजन मिश्रा। और वहीं जो है सीबीआई के जो है संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं प्रवीण कुमार मधुकर। आप इसको देख सकते हैं। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा बने हैं और सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण मधुकर पवार। और सीबीआई जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीबीआई आता है कार्मिक मंत्रालय के अधीन। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मिशेल बुलाक ये जो है पहली महिला गवर्नर बनी है। पहली महिला गवर्नर बनी है कहाँ पर? तो सेंट्रल बैंक की जो सेंट्रल बैंक का शाखा खोला गया ऑस्ट्रेलिया में, उसकी जो है पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलाक। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये कौन है? तो ये है मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी। नेक्स्ट है प्रवीण सूद कौन है? तो ये सीबीआई के हेड हैं। और सीबीसी की स्थापना जो है मतलब स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राजीव गाभा कौन है? तो ये है कैबिनेट सचिव और इनका जो है कार्यकाल सबसे लंबा हो गया है। तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गाभा जी। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है नवीनतम कानून मंत्री, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर मतलब महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ यह जो है यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। और यह इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2005 में। इसमें जो है अब की बार 2023 में 5 विजेताओं को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो है इन 5 लोगों ने किस पर बात करी थी? तो इसमें बात किए थे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर इन 5 लोगों ने कार्य किया था। और यह पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार देता कौन है? तो यह यूएनओ की एक शाखा है जिसका क्या नाम है? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह जो है प्रदान करती है। इन्होंने अभी 5 लोगों को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो एक का नाम है जोसेफिना बेलेनमोंटे, फडाको एलन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर। और इसके बाद चौथे कौन व्यक्ति हैं? ब्लू सर्कल। और 5वां एक संगठन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इन 5 लोगों को जो है अब की बार चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2022 में किसे मिला था? तो यह भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यह चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप याद रखें। अब देखते हैं यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP 27 का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख। यह जगह कहाँ पे है? तो यह जगह है मिस्र में, यानी इजिप्ट भी इसे बोलते हैं। और COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP 28 का आयोजन किया जाएगा यूएई में जो है COP 28 का आयोजन किया जाएगा। और COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें जो है किस देश मतलब कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो इसमें COP में भाग लेने वाले सदस्य कौन से होते हैं? तो UN ट्रिपल सी के जो सदस्य देश होते हैं वही जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सम्मिलित होते हैं। अब है COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो यह बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। COP 15 कहाँ हुआ था? तो यह मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो आपने देखा जो है COP जो है 27 कहाँ हुआ था?
मिस्र अल शेख में, मिस्र में। और कॉप 28 कहाँ होगा, तो यूएई में होगा। कॉप फर्स्ट कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। कॉप 15 कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसको भी आप साथ याद रखें। और कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जैसे रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 में। रामसर साइट मतलब रामसर जगह कहाँ पे है, तो यह ईरान में है, इसको याद रखें, ठीक है। और इस हिसाब से जो है 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। जो दलदली भूमि होती है उनकी संरक्षण के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द दिए थे अर्नेस्ट हैकल ने। और वहीं इकोसिस्टम किसने दिया था, तो यह दिए थे अर्नेस्ट एजी टॉन्सले ने। इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके बाद IUCN का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में। और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार कहाँ खोजे गए हैं। व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार कहाँ खोजे गए हैं, तो फ्रांस में। यह बाय मिस्टेक खोज लिया गया था, क्योंकि खोज रहे थे पेट्रोलियम गैस और मिल गया क्या, हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन। अब देखते हैं व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार कहाँ मिला है, तो फ्रांस में मिला है। इसमें जो है जमीन से 1250 मीटर गहराई पर जो है यह प्राप्त हुआ है। व्हाइट हाइड्रोजन जो है 1250 मीटर जमीन की गहराई में प्राप्त हुआ है। यह प्रदूषण रहित ईंधन है, इसको भी आप याद रखें। अब फ्रांस की राजधानी देखते हैं, यह पेरिस है। यहाँ पे जो है कौन कौन से मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है, OECD का मुख्यालय है और इंटरपोल का भी मुख्यालय है, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। वैनेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वैनेडियम प्राप्त हुआ गुजरात से। लिथियम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से। इसके बाद अक्रिय गैस जो है यह किस वर्ग में आता है, तो अक्रिय गैस आते हैं 18वें वर्ग में। अक्रिय गैस को शून्य गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस में सम्मिलित कौन कौन से गैस होते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। ये सभी आर्गन गैसे, ये सभी अक्रिय गैस होती हैं। प्रश्न जो है चौथा देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 3 नवंबर को क्या मनाया गया है, विश्व बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस और 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं 5 नवंबर जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। इसको आप याद रखें। और इसके लिए जो है एक सम्मेलन किया जाता है जिसका क्या नाम है, ह्यूगो फ्रेमवर्क, ठीक है, ह्यूगो फ्रेमवर्क। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह जापान में हुआ था। और यह कब किया गया था, 2004 में जो है सुनामी के लिए यह सम्मेलन किया गया था 2004 में। क्योंकि 2004 में भारत में सुनामी आया था, उसी के बाद जो है ह्यूगो फ्रेमवर्क सम्मेलन हुआ था, कहाँ, जापान में। इसको आप याद रखें। अब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने कब शुरू किया गया था, तो यह मनाना शुरू किया गया था 2016 को। और 5 नवंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। इसके बाद अब 3 नवंबर में देख लेते हैं। विश्व बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 2022 में। विश्व बायोस्फीयर पहली बार 2022 में मनाया गया था। बायोस्फीयर जो भारत के बायोस्फीयर हैं ये यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। भारत के कितने बायोस्फीयर जो है यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो 18 बायोस्फीयर शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे पहला कौन शामिल किया गया था, तो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है। और कच्छ का रण यह सबसे बड़ा है और यह गुजरात में है। और डिब्रू साइखोवा यह सबसे छोटा है, तो यह असम में है। सबसे पहले कौन शामिल किया गया था, नीलगिरी को। और सबसे बड़ा कौन सा शामिल है, तो कच्छ का रण। और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा। तो ये 3 प्रश्न भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व जल दिवस 2022 कब, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कैसे याद कर सकते हैं, प्र देखो पा में आधा रहा है, यहाँ भी पा में आधा रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और जल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वाटर, ठीक है। ये W और यहाँ से मार्च ले लें, ठीक है। एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तारीख जो है तीनों की सेम रहेगी। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल जैव विविधता दिवस 22 मई, इसको आप याद रखें। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया है शिलांग में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्वी आकाश अभ्यास ये कहाँ हुआ है? तो ये शिलांग में हुआ है, जो कि मेघालय की राजधानी है। और पूर्वी आकाश अभ्यास किसने किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसके बाद अब शिलांग में इसका अभ्यास हुआ, तो शिलांग से जो है महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो शिलांग जो है किसका हेडक्वार्टर है? तो यह उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थापित किया गया है, मतलब रीजनल जोन का। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह एक्ट है 1971 के द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद का स्थापना किया गया था। इसके बाद और एक हेडक्वार्टर है जिसका क्या नाम है? असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी शिलांग में है। शिलांग को क्या कहते हैं? तो शिलांग को कहते हैं उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी, शिलांग को कहते हैं। और भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो वो भी शिलांग है। शिलांग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका क्या नाम है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। यह कहाँ मनाया जाता है? शिलांग में। अब अभ्यास देखते हैं। हरिमो शक्ति अभ्यास यह किसके बीच हुआ था? तो यह इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ था। काजिंद किसके बीच हुआ था? तो यह इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह भी साथ में याद रखेंगे। प्रश्न 7वां है, हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के समर्थन को किसने वापस ले लिया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। व्याख्या देखते हैं। CTBT यह एक जो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के लिए एक संधि है जिसका क्या नाम है? CTBT। इसमें जो है क्या होता है देखते हैं पहले। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसमें जो है एक संधि साइन कराई जाती है CTBT के तहत कि अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो इसमें जो है रूस ने इस संधि से इनकार कर दिया कि अब हम परमाणु परीक्षण करेंगे, क्योंकि जो है यूक्रेन वार के समय जो है अमेरिका ने किसका साथ दिया था? यूक्रेन का साथ दिया था। तो इस हिसाब से रूस ने इस संधि से अपने आप को वापस ले लिया कि अब हम इस संधि को नहीं मानेंगे। और CTBT संधि कब लागू की गई थी? तो यह लागू हुआ था 1996 में। और इसमें जो है कितने देश सम्मिलित थे? तो इसमें देश सम्मिलित हैं 187 देश। रूस इसमें से अपने आप को अलग कर लिया है और यह आप परमाणु परीक्षण कर सकता है। और अब पूछेंगे कि भारत इसमें शामिल है कि नहीं? तो भारत जो है CTBT में शामिल नहीं है। भारत नहीं शामिल है, पाकिस्तान शामिल नहीं है और नॉर्थ कोरिया भी शामिल नहीं है इसमें। अब पूछेंगे भारत क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक तो नल्ला पाकिस्तान है और दूसरा वही चमगादड़ चाइना है। तो दोनों के पास जो है परमाणु शक्ति है। तो इस हिसाब से भारत ने जो है इस संधि पर साइन नहीं किया। और भारत ने अब तक जो है 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। पहली बार कब किया था? तो 1974 में जो है जब ये परीक्षण किया था तो उस परीक्षण का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और वहीं दूसरी बार जब किया था 1998 में, तो उस जो है परमाणु परीक्षण का क्या नाम रखा गया था? तो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और ये दोनों परीक्षण कहाँ किए गए थे? तो ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण दोनों कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। अब देखते हैं रूस जो है अभी हाल ही में चर्चा में, क्योंकि CTBT से अलग हो गया है। अब देखते हैं कि रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को। रूस में मुद्रा क्या चलती है? रूबल। और क्षेत्रफल के आधार पर रूस सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कौन सा देश है? तो दूसरा है कनाडा। ठीक है। महाद्वीप में जो है यह जो है किस महाद्वीप में है? तो यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में यह फैला हुआ है। लेकिन अधिकतर जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है इसका, मतलब जहाँ पे ज़्यादा इंसान रहते हैं, जनसंख्या इसकी रहती है, तो वह किस द्वीप में रहती है? तो वह यूरोप महाद्वीप में रहती है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है झील। यहाँ पे कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। और यह बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो यह साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है पर्वत कौन सा है रूस में? तो यूराल पर्वत है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। और नदी कौन सी है? तो नदी है वोल्गा नदी। ये भी एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। और वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस ने। चीन की एक परियोजना है जिसका क्या नाम है? बेल्ट और रोड परियोजना। इससे जो है फिलीपींस ने खुद को अलग कर लिया है। क्यों अलग कर लिया है इसके बारे में आपको बता दें। अभी कुछ दिन पहले जो है चीन का जहाज और इसके बाद फिलीपींस का जहाज एक ही स्थान पर दक्षिणी चीन सागर में आके आपस में जो है टकरा गए थे। टकराए नहीं थे, बस आमने सामने हो गए थे। तो चीन ने कहा कि मैं जा रहा हूं पहले, तो तुम अपना जहाज हटाओ। तो इसने कहा नहीं तुम हटाओ। तो चीन जो है अकड़ने लगा कि नहीं तुम हटाओगे। तो फिलीपींस ने कहा अच्छा बेटा ठीक है। तो इसने अपना जहाज जो है
घुमा लिया, इसके बाद चीन आगे चला गया। तो ये जो है अपना जहाज घुमा लिया, इसके बाद जो है क्या हुआ, इसने जो है चीन की जो बेल्ट और रोड परियोजना थी उससे जो है खुद को अलग कर लिया कि अब मैं जो है इस चीन के साथ नहीं रहूंगा। तो चीन के बारे में देखते हैं कि इसका बेल्ट और रोड परियोजना क्या है। तो BRI इसे जो है बेल्ट और रोड कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, BOR यानी वन बेल्ट वन रोड। ये पहल जो है चीन की है इसमें। और यह कब बनाया गया था, तो यह पहल बनाया गया था BRI, या फिर आप इसे कह सकते हैं वन बेल्ट वन रोड। यह बनाया गया था 2013 में। चीन की नीति क्या है, तो चीन की नीति रहती है विस्तारवादी, मतलब ये हड़पने की नीति पर विश्वास रखता है। इसी हिसाब से फिलीपींस ने खुद को अलग कर लिया और उसने क्या कहा कि यह चीन की जो परियोजना है इससे जो है हमें कोई फायदा नहीं है और मैं इससे जो है खुद को वापस ले रहा हूं। तो ये खुद से अलग हो गया। तो फिलीपींस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी है मनीला। और यह जो है मनीला जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो यह स्थित है लुजोन द्वीप पर, जो कि फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। और फिलीपींस में जो है कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, तो माउंट ताल ज्वालामुखी पाई जाती है। और यहीं पर मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह मनीला में है। मनीला में और किस चीज का है हेडक्वार्टर है, तो यह है ADB का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह भी मनीला में है। इसको भी आप याद रखें। अब देखते हैं कि मनीला में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। यह दिया जाता है इस अवार्ड को, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और पहली बार जो है किस भारतीय को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो यह दिया गया था विनोबा भावे जी को। इस हिसाब से ये पहले व्यक्ति हो जाते हैं। और 2023 में भी किस भारतीय को दिया गया है, तो रवि कन्नन जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। G20 में सम्मिलित होने वाला नवीनतम देश या संघ कौन सा है, तो यह है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है अदिस अबाबा में, जो कि यह किसका राजधानी है, तो इथोपिया का। ठीक है, इथोपिया का जो है यह राजधानी है अदिस अबाबा। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है NDB का नवीनतम देश कौन सा है, तो इसका देश है मिस्र यानी इजिप्ट। NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश कौन सा है, तो यह है मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, आपका सही जवाब हो जाएगा UAE में। अब देखते हैं इसके बारे में व्याख्या आपको दे दें। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी प्रमुख कौन बनी है, मतलब इसकी प्रमुख कौन है, तो CBSE की प्रमुख है निधि छिब्बर जी। और इन्होंने अभी हाल ही में अपना प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला है, तो दुबई में खोला है। ठीक है, दुबई में खोला है। इसको आप याद रखेंगे, UAE के दुबई में। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस। यह कहाँ खोला गया है, तो यह खोला गया है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया का एक द्वीप है जंजीबार, यहाँ पे जो है IIT मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस खोला है। और इसकी हेड कौन बनी है, तो इस कैंपस की जो तंजानिया के जंजीबार में खोला गया है IIT मद्रास का ऑफिस, उसकी हेड कौन बनी है, तो प्रीति अगलायन। प्रीति अगलायन जो है इसकी हेड बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया है, तो यह खोला गया है UAE में। इसको भी आप याद रखेंगे। जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग जो है यह अभ्यास किसके बीच किया गया है, तो यह अभ्यास UAE और इंडिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट है ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। और ICC के वर्तमान हेड कौन है, तो यह है ग्रेग बर्गले जी। इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न है 9, हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है, तो प्रचंड क्या है जो चर्चा में बना हुआ है, तो यह एक हेलीकॉप्टर है। अब देखते हैं प्रचंड, इसे क्या कहते हैं, यह भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान यानी हेलीकॉप्टर है। तो भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो वह प्रचंड है। प्रचंड का निर्माण किसने किया था, तो प्रचंड का निर्माण किया था HCL ने। ठीक है, अभी जो है प्रचंड में रॉकेट और बुर्जगन का सफल परीक्षण हुआ है। मतलब हेलीकॉप्टर के लेफ्ट और राइट में बने रहते हैं, तो उसमें एक तरफ पीछे से जो है रॉकेट ऊपर को निकलेगा और इसके बाद बुर्जगन से जो गोलियां मारते हैं, इसका जो है दोनों सेट करके परीक्षण किया है और यह सफल रहा है। और कहाँ पे यह परीक्षण किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह परीक्षण किया गया है। इस हिसाब से जो है ये हल्का भी है और अपने लक्ष्य को भेजने के लिए इसमें आप रॉकेट और बुर्जगन दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है,
अपने देखते हैं C295 परिवहन विमान जो है ये कहाँ का है, तो यह है स्पेन का। ठीक है, यह परिवहन विमान कहाँ का है, स्पेन का है और यह अभी भारत आया है। यह एक तो स्पेन से आया है, बाकी के जो है बनने वाले हैं C295M परिवहन विमान जो है ये कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा बड़ोदरा में। और इसमें जो है भारत की कंपनी और स्पेन की कंपनी दोनों मिलकर जो है इस परिवहन विमान को बनाएंगे। तो भारत की तरफ से टाटा कंपनी हो जाएगी और स्पेन की तरफ से हो जाएगा एयरबस। ठीक है, ये दोनों कंपनी मिलकर जो है C295MB परिवहन विमान का निर्माण करेंगे बड़ोदरा गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है डोर्नियर 228। यह अभी हमने जो है भारत को श्रीलंका ने दिया है, भारत ने श्रीलंका को दिया है डोर्नियर 228। इसको भी आप याद रखेंगे। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है, तो यह है तुमकुर कर्नाटक में यह स्थापित होगी। और यह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो HCL के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। ठीक है, इसको भी याद रखना। आज का लास्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई, तो भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई, तो सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। रेगाटा जो है किसका अभ्यास है, तो यह अभ्यास है भारतीय नौसेना का। ठीक है, तो यह नेवी की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप है जो कि आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यार सा जय हिंद, जय भारत।